हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसई के बारे में, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और ये खास बात है कि फर्स्ट एवर स्टॉक एक्सचेंज है ये हमारे पूरे के पूरे एशिया का। मेजॉरिटी लोगों को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं पता है तो ये बहुत खास इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इसका करंट प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो वो है 2371 रुपए पे हाल फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। और मैं आपको थोड़े दिन पीछे ले जाता हूं, जून के महीने में 5 जून को इसका प्राइस था अपने ऑल टाइम हाई पे 3030 रुपए पर। यानी कि अगर आप पाएंगे कि करंट प्राइस को और ऑल टाइम हाई को से कंपेयर करेंगे, जो कि अभी इसने कुछ दिन पहले यानी कि 38 दिन पहले अगर आप पाएंगे, और इन 38 दिनों में 23 ट्रेडिंग सेशंस हुए, यानी कि 23 दिन मार्केट ओपन रहा है, जिसमें ये स्टॉक प्राइस 21.7% की गिरावट दिखा चुका है। और इतनी बड़ी गिरावट आखिरकार क्यों, बीएसई इतना ज्यादा क्यों गिर रहा है, क्यों ये स्टॉक इतना ज्यादा आपको गिरावट दिखा रहा है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इसके सबसे पहले जानने की जो कोशिश करेंगे ना, वो जानेंगे इसके फंडामेंटल्स। क्या फंडामेंटल्स कुछ खराब हो रहे हैं, क्या ये गिरावट क्यों आ रही है भाई। तो फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप आप पाएंगे 96-97 हजार करोड़ के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट आप 1 लाख करोड़ के आसपास इसको वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, 1 लाख करोड़ के आसपास है, मतलब अच्छी खासी मार्केट कैप को होल्ड करता है, कम नहीं। ठीक, बात करें इसके बाद पी यानी प्राइस टू अर्निंग की वैल्यूएशन टर्म में, तो वैल्यूएशन टर्म में पाएंगे आप पी इसका 72.62 का, जबकि इसके इंडस्ट्री का पी हल्का सा इससे सस्ता है, वो है 63.99, यानी कि आप 64 कह सकते हैं। यानी कि अपने पी जो इंडस्ट्री का पी है, इसका पी ऑलमोस्ट इक्वल के आसपास है। बहुत महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड तो बिल्कुल नहीं कर रहा, मतलब वैल्यूएशन तो ओके है इसके। ठीक है, वैल्यूएशन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो उसके पहले हमें बुक वैल्यू जाननी पड़ेगी, जो है 108 रुपए 92 पैसे। तो खास चीज ये है कि 108 रुपए के आसपास बुक वैल्यू है इसकी। और अगर हम लोग इसकी बुक वैल्यू की ट्रेड की बात करें कि कितने बुक वैल्यू पर ये ट्रेड कर रहा है, तो वो कर रहा है 21.7 पर बुक वैल्यू पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू काफी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि प्राइस इसका काफी ज्यादा है अपनी बुक वैल्यू से कंपैरिजन में। अब अगर आप इसका आरओई पाए, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा है, 29.97% का, यानी कि लगभग 30% रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि मैं कहूंगा कि बहुत प्यारा है, बहुत शानदार है और बहुत जानदार और बहुत अच्छा है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो इसका इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है, फंडामेंटल की जो खास चीज, जो हाईलाइटेड चीज है, वो इसका डेप्ट इसमें जीरो है, यानी कि डेप्ट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, एटलीस्ट अगर होगा भी तो ना के बराबर, जो कि इसमें शो नहीं कर रहा है एटलीस्ट। ठीक है, तो यानी कि फंडामेंटल्स तो इसके काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं। कोई खास में फंडामेंटल्स में तो बुराई नजर नहीं आती। फंडामेंटल्स वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल्स में से एक है पूरे के पूरे ओवरऑल मार्केट के। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की। तो फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो रेवेन्यू तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि लगातार इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, यानी कि रेवेन्यू तो घटने का नाम नहीं ले रहा। ठीक, अब बात करेंगे प्रॉफिट की, जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है। प्रॉफिट कभी बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन जो लास्ट क्वार्टर आप पाएंगे, लास्ट क्वार्टर में जो इनका प्रॉफिट आया था, वो अब तक का इनका हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आया था। यानी कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही अच्छे खासे मार्जिन से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। और ईयरली तो आप देखेंगे तो 100% आपको प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही बढ़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि आप इसके फाइनेंशियल्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो अब खास चीज है कि जब फाइनेंशियल्स अच्छे, फंडामेंटल्स अच्छे, तो इसकी जो कृपा है वो कहां रुक रही है, क्यों नहीं ये स्टॉक भाग पा रहा भाई, कहां पर इसकी कृपा रुकी जा रही है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव जान लेते हैं, क्या इसमें पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव है। हो सकता है जो नेगेटिव वाले रीजन है उसकी वजह से इसमें कृपा रुकी हो कुछ बहुत। तो पॉजिटिव सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, और पॉजिटिव में सबसे पहला पॉजिटिव यही है कि कंपनी जो है वो डेप्ट फ्री है, यानी कि कंपनी पर कोई भी कर्जा नहीं है। सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगती है कि जो भी कंपनियां स्टॉक मार्केट में डेप्ट फ्री होती हैं, वो कंपनियां कंपैरेटिवली अच्छी मानी जाती हैं और वो अच्छी होती भी है। ठीक, दूसरी चीज की बात करें तो कंपनी की जो एक्सपेक्टेड है ना, वो यार जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देते हैं, वो एक्सपेक्टेड है कि अच्छे रिजल्ट्स ही आएंगे, और अच्छे रिजल्ट्स मोस्टली ये लोग देखते भी हैं, यानी कि नंबर्स खराब बहुत जल्दी इनके नहीं आते हैं मोस्टली। तो बीएसई अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स शो करेगा, ये भी इसके पॉजिटिव्स में है, क्योंकि जैसे ये रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो इसके बाद मोस्टली आप पाएंगे कि ये स्टॉक भागता है, यानी कि एक रैली दिखाता है। नेक्स्ट बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आया है, यानी कि सीएजीआर से जितना प्रॉफिट नजर आ रहा है, वो 64.1% से 5 सालों में अगर आप पाएंगे पिछले, तो इसका प्रॉफिट 64.1% से बढ़ता हुआ नजर आया एवरी ईयर, यानी कि बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है इनफैक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट करता है किसी भी स्टॉक में, वो उसके प्रॉफिट मार्जिन करते हैं, प्रॉफिट करता है। और प्रॉफिट इतनी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया आखिरी 5 सालों में, जिससे हम समझ सकते हैं कि बीएसई स्टॉक एक बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये इसके पॉजिटिव से मेन फोकस पॉजिटिव थे। पॉजिटिव इसके अंदर बहुत सारे, क्योंकि खुद ही एक एक्सचेंज है, इससे बड़ा पॉजिटिव क्या हो सकता है कि अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो बीएसई से आपका नाता कहीं ना कहीं से जुड़ा ही रहेगा, नॉर्मल सी बात है। लेकिन फिलहाल अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके निगेटिव्स की भी, क्योंकि निगेटिव्स के बारे में भी जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, निगेटिव इसका मोस्टली आप पाएंगे तो एक है, हालांकि 2 है टोटल, लेकिन एक इसका मेजर निगेटिव है, जो कि स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है अपने 21.72 बुक वैल्यू के, यानी कि बुक वैल्यू के 21-22 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट निकल कर आता है।
बाकी मोस्टली चीजें आप पॉजिटिव ही पाएंगे। लेकिन अब इसके अलावा हम जान लेते हैं कि इस स्टॉक में इतनी भारी गिरावट क्यों आई है। तो गिरावट का मेनली आप कारण अगर पाएंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि जो सेबी है वो एक कारण हो सकता है बहुत बड़ा इस स्टॉक में गिरावट का। और दूसरा गिरावट का कारण है जेन स्ट्रीट का भी एक मामला, आपने हाल फिलहाल सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने बात भी कर ली और ज्यादातर लोगों के कान में वो चीज पहुंच चुकी है। तो जेन स्ट्रीट ने मार्केट को मैनिपुलेट करके लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का पैसा बनाया था, जिसमें से 4 करोड़ के आसपास का सेबी ने उसके ऊपर फाइन भी लगाया है और बैन कर दिया जेन स्ट्रीट को। लेकिन खास चीज ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पैसा इन्होंने कमाया है 40,000 करोड़ रुपए और 4,000 के चलिए बैन लग गया, फिर भी ओवरऑल जो नुकसान हुआ है, ये जो पैसा मैनिपुलेट करके मार्केट को कमाया गया है, वो पैसा गया किसका है? वो गया है पैसा रिटेलर्स का। और ऐसे जाने कितने स्ट्रीट हैं, सिर्फ जेन स्ट्रीट की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे स्ट्रीट होंगे जो रिटेलर्स का पैसा यानी मार्केट को मैनिपुलेट करके काफी हद तक ट्रेडिंग से, फ्यूचर ऑप्शन से पैसा कमा रहे होंगे और इस लूप का फायदा उठा रहे होंगे। ऑब्वियस बात है ना। तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि कट किसका रहा है? कट रहा है रिटेलर्स का ही। ठीक, अब एक तो जेन स्ट्रीट वाले मामले की बात से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। ठीक है, रिटेलर्स के अंदर पैनिक का माहौल आया, रिटेलर्स के अंदर डर का माहौल आया कि एट द एंड हमें लॉस ही करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि सेबी भी जब डाटा रिलीज करता है तो आप पाएंगे कि 91%, 92%, 93%, मतलब मोर देन 90% ट्रेडर्स लॉस बनाते हैं, जबकि 7% ही लोग ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो सीधी सी बात है, जब मोस्टली लोगों को लॉस करना है, यानी कि जो लॉस करने वाले लोग हैं ना, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा रिटेलर्स का, यानी कि रिटेलर्स ना के बराबर ही प्रॉफिट कर पा रहे, तो रिटेलर्स का तो एट द एंड कट ही रहा था। अब सेबी के ऊपर से उसमें से रूल्स आ जाते हैं, सेबी के स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगने लगते हैं, जिसकी वजह से आप पाएंगे कि मेजॉरिटी केसेस में आप पाएंगे कि प्रीमियम बढ़ने लगता है, लॉट साइज बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से रिटेलर्स को ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग में, यानी कि आप पाएंगे कि फ्यूचर ऑप्शंस में काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रिटेलर्स बेचारा कहां से लाएगा इतने सारे पैसे। तो ओवरऑल आप पाएंगे कि सेबी की जो सोच है, सेबी जो चाहता है वो ये चाहता है कि रिटेलर्स को मार्केट से आउट किया जाए, यानी कि फ्यूचर ऑप्शंस तो एटलीस्ट आउट कर दिया जाए। ठीक है, अब जब फ्यूचर ऑप्शंस से आउट हो जाएंगे तो नॉर्मल और सीधी सादी सी बात ये है कि वॉल्यूम्स घटने लगेंगे। एवरी स्टॉक, मतलब कोई भी स्टॉक होगा जो भी फ्यूचर ऑप्शंस में आते हैं, तो उनमें ऑटोमेटिकली जो वॉल्यूम जनरेट होते हैं वो कम जनरेट होने लगेंगे, जिसकी वजह से बीएसई के डायरेक्ट रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। साफ साफ समझ में आ रहा है, जैसे जैसे वॉल्यूम्स घटेंगे, क्योंकि रिटेलर्स जैसे जैसे आउट होते जाएंगे ट्रेडिंग से, F&O से, तो सीधे सीधे आप पाएंगे कि बीएसई के प्रॉफिट मार्जिन और रेवेन्यू दोनों पर इंपैक्ट बहुत गहरा पड़ने वाला है, जिसकी वजह से ये स्टॉक प्राइसेस जेन स्ट्रीट के मामले के बाद और इसके बाद सेबी के जो स्ट्रिक्ट रूल्स आए हैं, इसकी वजह से बीएसई लगातार कंटिन्यू गिर रहा है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 38 डेज में जो 23 ट्रेडिंग सेशंस हुए उसमें 21.7% की गिरावट हुई है। ये एग्जैक्ट वैल्यू मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको बताता हूं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मेरे द्वारा अगर आपको कोई भी कॉल दी जा रही है तो वो आप नहीं लेंगे। आप अगर अपनी कोई फाइनल कॉल ले रहे हैं बाई या सेल की, तो आप अपने एनालिसिस के बेसिस पर लेंगे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लेंगे। अब मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन अगर बताने की कोशिश करूं तो आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो बीएसई स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है ये, और क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली ये अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स देता है, तो हो सकता है कि जब क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आए तो भी ये स्टॉक आपको एक अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी रिटर्न्स दे सकता है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी ओवरऑल आप पाएंगे इतने डीमैट अकाउंट नहीं है, इतने ट्रेडिंग्स लोग नहीं कर रहे हैं, और ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट है, जो ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं यानी कि डीमैट अकाउंट्स हैं, वो इंडिया के कोने कोने में जाने वाले हैं आगे आने वाले समय में। तो आप पाएंगे कि बीएसई का उससे डायरेक्ट फायदा होने वाला है, क्योंकि हमारे देश में 2 ही एक्सचेंज एग्जिस्ट करते हैं, एनएसई और बीएसई। हालांकि एनएसई का मार्केट से कंपैरेटिवली ज्यादा, लेकिन बीएसई ने अपने मार्केट से लगातार काफी सालों से बढ़ाया है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि बीएसई आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल बहुत अच्छे हैं। सिर्फ कुछ न्यूज की वजह से, कुछ इस समय की प्रॉब्लम्स की वजह से ये स्टॉक गिरा है, बाकी स्टॉक में कोई भी बुराई नहीं है। आई होप मैंने आपको काफी सारी चीजों को अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया होगा, लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या आप कुछ बेहतर तरीके से जानते हैं, आप कुछ अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको कहीं जाना नहीं है। वीडियो को बिना लाइक किए हुए, क्योंकि लाइक होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपके वीडियो को लाइक करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है। तो लाइक का बटन नीचे आ रहा है, उसको दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें, और आईपीओ एनालिसिस, स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस, सारी चीजें मैं यहां पर करता हूं इस चैनल में। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस मेरे द्वारा चाहते हैं, तो आपको नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।